मित्रों, आज का हमारा विषय है शोध का प्रस्ताव कैसे लिखें। अर्थात अंग्रेजी में कहें तो रिसर्च प्रपोजल कैसे तैयार करें। रिसर्च प्रपोजल रिसर्च का एक अनिवार्य अंग है। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं तो आपको अपने सुपरवाइजर, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करना पड़ता है। और यदि आप फैकल्टी मेंबर हैं तो आपको रिसर्च के लिए ग्रांट्स तलाशने के लिए भी एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आप अपने डोनर्स, जिनसे आप धन की या अन्य संसाधनों की अपेक्षा करते हैं, उनके लिए आप लिखते हैं। और वो अगर संतुष्ट हुए तो अ, आपको धन और दूसरे संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। अब अक्सर ये एक सवाल पूछा जाता है, कई मेरे मित्रों ने पूछा है, उनमें विभिन्न विषयों के फैकल्टी मेंबर्स भी सम्मिलित हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री हैं, राजनीति शास्त्र के लोग हैं और विद्यार्थी तो हैं ही, कि रिसर्च प्रपोजल लिखा कैसे जाए, रिसर्च प्रपोजल में कौन सी चीज़ें शामिल हैं। तो इस लेक्चर के माध्यम से मैं आपको आज यही बताने जा रहा हूँ सरल शब्दों में कि रिसर्च प्रपोजल में क्या चीज़ें सम्मिलित हैं और रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जा सकता है। मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस प्रेजेंटेशन का शीर्षक है राइटिंग रिसर्च प्रपोजल और शोध का प्रस्ताव कैसे लिखें। अम, दोस्तों, शोध के प्रस्ताव में क्या सम्मिलित होता है, यहीं से हम शुरू कर सकते हैं कि शोध के प्रस्ताव में है क्या। व्हाट इज इन ए रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल में रिसर्च के बारे में जो भी बातें आपका विश्वविद्यालय या आपके डोनर्स जानना चाहते हैं, जानना चाहेंगे, वो सब चीज़ें सम्मिलित हैं। और इसका मतलब वो ये जानना चाहेंगे कि शोध का विषय क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, वो कौन से सिद्धांत हैं, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय, राजनीति शास्त्र के। ये रिसर्च प्रपोजल तो सभी विषयों में लिखा जाता है, भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में, सभी जगह रिसर्च प्रपोजल। तो उनके अपने प्रिंसिपल्स क्या हैं जिनके अनुसार ये शोध की जाने वाली है। शोध के प्रश्न क्या हैं, कौन सी प्रणालियाँ इस्तेमाल की जाने वाली हैं, पद्धतियाँ क्या हैं, उपकरण क्या हैं, किस तरह से जो उपलब्ध आंकड़े आएँगे उनका विश्लेषण किया जाना है। फिर शोध के परिणामों का क्या होगा, कैसे आप उनको प्रकाशित करेंगे और वो किसके लिए उपयोगी होंगे। इस शोध पर धन और अन्य संसाधन क्यों व्यय किए जाएँ? यदि कोई डोनर है तो वो निश्चित रूप से ये जानना चाहेगा कि ये शोध कितनी महत्वपूर्ण है और इसमें जो हम धन, समय और अन्य संसाधन व्यय कर रहे हैं, उनका लाभ क्या होगा और किसको होगा? सरकार को होगा, स्वैच्छिक संस्थाओं को होगा, सामुदायिक विकास की संस्थाओं को होगा या आपके डिसिप्लिन में सिद्धांतों, थ्योरीज़ को सुधारने या नई थ्योरीज़ के जन्म लेने में उसका उपयोग होगा। क्या आप कोई नया सिद्धांत बनाने वाले हैं या स्थापित सिद्धांतों की कोई आलोचनात्मक व्याख्या करने वाले हैं? क्या करने वाले हैं? तो ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो है रिसर्च प्रॉब्लम। आप किस क्षेत्र में, किस विषय पर काम करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? ये रिसर्च करनी, इस क्षेत्र में ये रिसर्च करना क्यों ज़रूरी है? फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, उपलब्ध साहित्य क्या कहता है? ऐसा तो है नहीं कि आप जिस विषय में काम कर रहे हैं, उसमें आज तक किसी ने भी काम ना किया हो। तो जो और लोगों ने अब तक, हो सकता है पिछले 10 साल में, पिछले 50 साल में, पिछले 100 सालों में इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं, उनका एक सिस्टमैटिक रिव्यू
अनबायस्ड सिस्टमैटिक रिव्यू और साहित्य का विश्लेषण, ताकि हम ये जान सकें कि वो कौन सी चीज़ें हैं, ज्ञान की वो कौन सी बातें हैं जो कि हमें पहले से पता हैं और किन नए विषयों पर काम करने की आवश्यकता है। फिर रिसर्च गैप्स का मतलब यही है कि किन नई चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है और आप ये कैसे करेंगे और इसका लाभ किसको होगा, क्या परिणाम होंगे, क्या लाभ इसका होने वाला है। तो आप अपने आपके उद्देश्य क्या हैं, आपके शोध के प्रश्न क्या हैं, आपकी परिकल्पनाएँ क्या हैं। आवश्यक नहीं कि हर एक रिसर्च में परिकल्पनाएँ या हाइपोथेसिस हो ही, पर यदि आप वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं और आपके पास परिकल्पनाएँ हैं, तो उन परिकल्पनाओं के बारे में कुछ लिखिए। फिर रिसर्च डिज़ाइन, आप कौन-सी प्रविधियाँ और विधियाँ प्रयोग में लाने वाले हैं और आंकड़ों के विश्लेषण के लिए आपकी क्या तैयारी है। और फिर जो आपको परिणाम प्राप्त होंगे, तो उन परिणामों को जनता तक, अन्य वैज्ञानिकों तक, अन्य विश्वविद्यालयों तक और सरकार तक, जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ तक ले जाने के लिए आप क्या करेंगे? किताब लिखेंगे, रिपोर्ट लिखेंगे, रिसर्च पेपर्स लिखेंगे, रिसर्च आर्टिकल्स लिखेंगे, क्या करेंगे? अब मैंने इस बात को, क्योंकि अक्सर शोध समस्या, उद्देश्य, प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव्स, रिसर्च क्वेश्चन, शोध के प्रश्न, परिकल्पना, इनको लेके एक भ्रम की सी स्थिति बनी हुई है। मैं अक्सर देखता हूँ कि जब मेरे पास कोई पेपर्स रिव्यू के लिए आते हैं या पीएचडी थीसिस आती हैं, तो इन चीज़ों में क्या अंतर है? इ इस इसका उनको पता, रिसर्चर्स को इसके बारे में अधिक पता नहीं होता। एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो हम शुरुआत करते हैं एक शोध समस्या से और उसके कुछ अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि उस विषय विशेष में हम किन उद्देश्यों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। जैसे अगर हमारा अगर मैं वापस पुरानी स्लाइड पे जाता हूँ, तो अगर हमारी समस्या ये है, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के संदर्भ में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वैसे तो सशक्तिकरण की आवश्यकता हर स्थान पे है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी आवश्यकता अधिक ही है, क्योंकि वहाँ सामंतवाद का, पितृसत्तात्मक परिवारों का इनका प्रभाव ज़्यादा है। तो वहाँ पे सशक्तिकरण के लिए एक रास्ता जो सरकार को दिखाई देता है, वो ये कि सरकारी ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए। तो यहाँ से समस्या शुरू होती है। बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी और कई रिलेटेड डिसिप्लिन्स में इस समस्या पे काम कर रहे हैं। तो ये तो समस्या हुई। अब इस समस्या पे काम करने के लिए आप मुख्य रूप से किन उद्देश्यों को प्राप्त करना कहाँ पहुँचना चाहते हैं? इस रिसर्च में आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? तो वो इस प्रकार से हो सकते हैं कि ग्राम पंचायत में स्त्रियों की भागीदारी का अध्ययन, पार्टिसिपेशन का अध्ययन, स्त्री सदस्यों में ग्राम पंचायत की भूमिका की समझ। इतना ही काफ़ी नहीं है कि ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। ये भी आवश्यक है कि जो स्त्री सदस्य हैं, उन्हें अपने रोल्स, अपनी भूमिका की कितनी समझ है, अपने अधिकारों का कितना ज्ञान है और उन्हें पंचायती राज की नियमावली की कितनी समझ है। और जब वो एक अ अ अ, ग्राम पंचायत में एक हेड के रूप में या सदस्य के रूप में काम करते हैं, तो उन्हें किस-किस तरह की दिक्कतें आती हैं। तो मैंने इन बातों को लेके उदाहरण देने के लिए 5 उद्देश्य आपके सामने रखे। ग्राम पंचायत में स्त्रियों की भागीदारी का अध्ययन, स्त्री सदस्यों में ग्राम पंचायत की भूमिका की समझ का अध्ययन, स्त्री सदस्यों में पंचायत के अधिकारों के ज्ञान का अध्ययन,
स्त्री सदस्यों में पंचायती राज की नियमावली की जानकारी का अध्ययन, स्त्री सदस्यों में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आने वाली प्रमुख समस्याओं का अध्ययन। अब उसके बाद आते हैं कि वो कौन से प्रश्न हो सकते हैं कि उनका उत्तर मिलने पर आप कह सकते हैं कि हमारे जो लक्ष्य थे, हमारे जो उद्देश्य थे, उनकी पूर्ति हो गई। बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। एक-एक उद्देश्य पे 2 या अधिक प्रश्न भी संभव हैं। अक्सर मैं देखता हूँ कि उद्देश्य, प्रश्न, परिकल्पनाएँ वो एक ही जैसी, सिर्फ़ वाक्य विन्यास बदलने से ही हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स उनको लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। उद्देश्य एक चीज़ है, एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आपको 2 या अधिक शोध प्रश्नों की भी आवश्यकता हो सकती है। तो मैंने कुछ संभावित शोध प्रश्न यहाँ पर रखे हैं कि ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद देखिए, ग्राम पंचायत में कई चीज़ें शामिल हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल या पंचायत समिति लेवल और फिर ग्राम पंचायत लेवल, विलेज पंचायत और उसमें वार्ड लेवल पे भी तो कई तरह के उसमें लेयर्स हैं। हर एक स्तर पे हमको चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। तो ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद के अध्यक्षों में अध्यक्ष एक चीज़ हो गई और अध्यक्ष के 3 स्तर हो गए। उनमें प्रतिशत क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कितने हेड्स वीमेन हैं? पंचायत समिति के लेवल पे कितने हेड्स? ऐसे ही फिर हम सदस्यों के स्तर पे आ सकते हैं कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों में महिला सदस्यों का प्रतिशत क्या है? फिर ग्राम पंचायत के सचिवों में महिला सचिव भी एक चीज़ है, सचिव भी एक कंपोनेंट है जो सरकार अपॉइंट करती है। उन सचिवों में महिला का क्या प्रतिशत है? वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर महिला सचिव होगी तो महिलाएँ जो हैं उसको बेहिचक अपनी बातें उसके सामने रख सकती हैं, उसको अप्रोच कर सकती हैं और उससे जानकारियाँ उपलब्ध कर सकती हैं। और अगर एक पुरुष है तो गाँव की बहुत सारी महिलाएँ जो अभी अशिक्षित हैं, जो घरों तक ही सीमित हैं, तो वो उससे बात करते हुए हिचकिचाएँगे। फिर चूँकि वहाँ कई चीज़ें थी, भागीदारी थी, उनकी भूमिका है, उनको नियमावली का ज्ञान है और उनको अपना कार्य करने में आने वाली किस-किस तरह की कठिनाइयाँ हैं, उसके ऊपर एक उद्देश्य है। तो हर एक उद्देश्य के ऊपर कुछ प्रश्न बनाए मैं। ग्राम पंचायत के सचिवों में महिला सचिवों का प्रतिशत क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की मीटिंग्स में महिलाओं की उपस्थिति का प्रतिशत क्या है? यही काफ़ी नहीं है कि महिलाएँ सदस्य हों या प्रधान हों, बल्कि वो मीटिंग को अटेंड भी करें, ये भी एक पार्टिसिपेशन का इंडिकेटर है। और कार्यक्षेत्र क्या हैं उनके? ग्राम पंचायत के क्या कार्यक्षेत्र हैं? हर एक स्तर पे हम ये बात जानना चाहेंगे और ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों दोनों में अलग-अलग इस चीज़ को जानना चाहेंगे। सचिवों में भी जानना चाहेंगे और उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन में जो चुने जा चुकी हैं, ऐसी महिलाओं को उनके कार्य के निर्वहन में क्या-क्या दिक्कतें आती हैं। कुछ और प्रश्न भी आप जोड़ सकते हैं। प्रश्नों की ऐसी कोई निश्चित सीमा नहीं है और आप अपनी तरफ से कुछ और प्रश्न भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि आपकी मेथोडोलॉजी क्या है? आप इस रिसर्च में किस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल करने वाले हैं? तो अक्सर हम 3 पद्धतियों की बात करते हैं, खोजपूर्ण या एक्सप्लोरेटरी, वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव, सर्वे, तीसरा साइंटिफिक या डायग्नोस्टिक जो मुख्य रूप से क्वांटिटेटिव होती है। फिर आजकल ग्राउंडेड थ्योरी की भी बात की जाती है और एक ऑपरेशन रिसर्च जिसमें हम कि मैनेजमेंट का हिस्सा होते हुए मैनेजमेंट सरकार भी हो सकती है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है। जब हम ये जानना चाहते हैं कि किसी कार्य को करने से, किसी नीति को अपनाने से, किसी रणनीति को अपनाने से
या कुछ प्रयोग करने से उसके परिणाम किस प्रकार के होने वाले हैं। तो इसको हम अनुयोजन शोध के नाम से जानते हैं। तो ये 5 मैंने लिस्ट की कि 5 प्रकार के तरीके हो सकते हैं, इनमें से कोई एक तरीका आप अपनाने वाले हैं या हो सकता है कि 2 तरीकों का मिश्रण भी करें। तो आपकी प्रविधियाँ क्या हैं? पहले तो प्रविधि की बात आई कि एक्सप्लोरेटरी स्टडी है, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है और ऑपरेशंस रिसर्च पर आधारित है या ग्राउंडेड थ्योरी है, वो तो एक बात है। उसके बाद उनके अंदर आप किन विधियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप एक्सप्लोरेटरी या क्वालिटेटिव स्टडी करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत सी चीज़ें की जा सकती हैं। उसमें आप पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, क्वालिटेटिव इंटरव्यूज़, फील्ड वर्क, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो इसी तरह से क्वांटिटेटिव में क्वांटिटेटिव स्टडी या साइंटिफिक स्टडी सर्वे बेस्ड हो सकती है, एक्सपेरिमेंटल हो सकती है, एनालिटिकल हो सकती है। तो आप क्या करने वाले हैं, उसकी विस्तृत जानकारी आप अपने रिसर्च प्रपोजल में देते हैं। रूपरेखा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, न्यायादर्श, सैम्पलिंग और फिर आवश्यक हो तो एक प्रश्नावली, एक क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल और आप अपने वेरिएबल्स को किस तरह से मापने वाले हैं। फिर क्या एनालिसिस करेंगे, किस तरह की तालिकाएं, टेबल्स बनाएंगे, ग्राफ, चार्ट्स और दूसरे एनालिटिकल टूल्स क्या होंगे एंड कंक्लूजन। देखिए, अक्सर आपने देखा होगा कि या तो सैंपल के बारे में बात ही नहीं की जाती। अक्सर पीएचडी स्टूडेंट तो अक्सर ऐसा लिख देते हैं कि मैं एक 300 साइज का सिंपल रैंडम सैंपल कवर करने वाला हूँ या वाली हूँ। कुछ लोग ये कॉकरैन का फार्मूला इस्तेमाल करके बताते हैं कि मेरे सैंपल साइज के पीछे एक वैज्ञानिक सोच है और n इक्वल टू जेड स्क्वायर पी क्यू बाई डी स्क्वायर। कुछ लोग यामानी का फॉर्मूला भी इस्तेमाल करते हैं सूत्र की n इक्वल टू कैपिटल N इज पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय 1 प्लस कैपिटल N ई स्क्वायर वेयर ई इज द एरर दैट यू आर विलिंग टू टॉलरेट। आप कह सकते हैं कि मैं अपने जो अगर आप परसेंटेज प्रपोर्शन जानना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर 5% रिजल्ट सत्य से इधर या उधर भी हो तो चलेगा, तो ई इक्वल टू 0.05। या आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे बहुत एक्यूरेसी, बड़ी एक्यूरेसी चाहिए और मैं सिर्फ 1% एरर ही टॉलरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो ई इक्वल टू 0.01। या ये कॉकरैन का फार्मूला जिसमें जेड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है जिसके बाद अल्फा या टाइप 1 एरर का परसेंटेज जो हम फिक्स कर चुके हैं वो रहता है 1%, 5%, 10%, जो भी। पी टेंटेटिव प्रोपोर्शन जो जनसंख्या में अनुमानित है, जिसकी हम जिसके बारे में हम सोचते हैं कि जनसंख्या में लगभग जो हमको प्रोपोर्शन मिलने वाला है वो इसके आसपास होगा। Q इज 1 माइनस पी। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि इसमें कुछ और सुधार करने की जरूरत रहती है। एक तो ये कि जितने लोगों को आप अप्रोच करते हैं वो सभी आपको सही और सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। नॉन रेस्पॉन्स कई बार तो नॉन रेस्पॉन्स 15-20% तक हो सकता है। तो पहले से ही आपको जितना सैंपल साइज लेना है उससे अधिक का टारगेट बना के चलना पड़ता है कि हम जैसे अगर हम कहें कि 20% लोग मना कर देंगे तो हम स्पष्ट है कि सोचेंगे कि अगर हमको सैंपल साइज 100 के आसपास चाहिए तो हम 120 के आसपास जाके लोगों से बातचीत करें। उनमें से 20 हमें आंकड़े नहीं देंगे या हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब नहीं देंगे तो हमारा इंटरव्यू या तो इनकम्प्लीट रह जाएगा या हो सकता है वो पूरी तरह से ही मना कर दें कि नहीं, हमारे पास समय नहीं। तो उसके लिए हमें पहले से एक अरेंजमेंट रखना पड़ता है और कई बार
आजकल के रिसर्च प्रपोजल्स में तो अ, एक न केवल टाइप 1 एरर, ये बड़ा डिटेल विषय है जिसमें हम आज नहीं जा सकते, बल्कि टाइप 2 एरर को भी कंसीडर करना है। तो जेड की जगह फिर हम जेड 1 स्क्वायर प्लस जेड 2 स्क्वायर ले सकते हैं, जहाँ की जेड 1 और जेड 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के स्कोर्स हैं, करस्पॉन्डिंग टू टू टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप 1 और टाइप 2। दोस्तों, सैंपल डिजाइन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। वो सैंपल जो आपने निकाल लिया, स्मॉल एन साइज का सैंपल, उस सैंपल तक पहुंचने के लिए आपने क्या तरीका अपनाया। साइज सब कुछ नहीं है, बल्कि वो पूरा जो आपका डिजाइन है, जिसके माध्यम से आप उतना सैंपल लाने वाले हैं, उसकी सैंपलिंग थ्योरी में बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपको सैंपल डिजाइन के बारे में लिखना पड़ेगा। प्राय ये संभव नहीं होगा। अक्सर मैं देखता हूँ कि विद्यार्थी लिखते हैं कि ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ साइज 300 फ्रॉम दिस सिटी और दिस काइंड ऑफ ग्रुप। वो नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं या तो मल्टी स्टेज या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इस्तेमाल करना पड़ता है, और उस ऐसा करने पर आपको एक बड़ा, जितना सिंपल रैंडम सैंपल में आपको सैंपल साइज चाहिए, उससे बड़ा सैंपल आपको लेना पड़ता है। इसके लिए मैंने जो ये पीछे स्लाइड दिखाई थी, उसमें एक शब्द लाया, मल्टी स्टेज सैंपलिंग डिजाइन लीडिंग टू क्लस्टरिंग इफेक्ट। तो अगर आप मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें क्लस्टरिंग इफेक्ट की वजह से हमको एक बड़ा सैंपल लेना पड़ता है। कितना बड़ा, उस सिंपल रैंडम के मुकाबले कितना बड़ा, इस अनुपात को हम कहते हैं डिजाइन इफेक्ट। तो और ये डिजाइन इफेक्ट प्रीवियस रिसर्चेस के, पुरानी रिसर्चेस के आधार पर आप तय कर सकते हैं। अक्सर इसकी वैल्यू 1.5 से 2.5 के बीच फिक्स की जाती है। तो हम लोग, मतलब कहने का ये कि अगर सिंपल रैंडम सैंपल हमको 300 साइज का चाहिए और हम मल्टी स्टेज स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग यूज कर रहे हैं, तब हमको उसका दुगने साइज का सैंपल इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद आती है कि अगर वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं हम, तो अ, उसमें सांख्यिकीय परीक्षण कैसे करेंगे। साइंटिफिक स्टडी हमेशा प्रकल्पना से शुरू होगी। हमारी प्रकल्पनाएं क्या हैं और किस तरह के एनालिसिस करने से हम उन प्रकल्पनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। वी कैन टेस्ट दोज हाइपोथेसिस। यहाँ पे हम एक यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन भी लगा सकते हैं, और हो सकता है कि खाली जेड या टी टेस्ट लगाने से ही हमारे हाइपोथेसिस टेस्ट हो जाए। अगर हमको दो डिफरेंट वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स या दो डिफरेंट ग्रुप से वेरिएबल्स के एवरेजेस को कंपेयर करना हो, या उन वेरिएबल्स के बीच के संबंध को स्थापित करना हो, तो वहाँ पर हम डिपेंडिंग ऑन कि वो गुणात्मक हैं या मात्रात्मक हैं, काई स्क्वायर, टी, जेड, एफ टेस्ट, इन एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस। और रिसर्च प्रपोजल में ये सारी चीज़ें भी स्पष्ट रूप से देनी आवश्यक हैं। कई बार दो या दो से अधिक चर राशियां आपके पास होती हैं, और कई बार डिपेंडेंट वेरिएबल आसानी से डिफाइन किया जा सकता है। कई बार आपके पास एक वेरिएबल्स का जाल होता है। ये सब सिद्धांत बताएंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर बताएंगे। तो उसमें ये निश्चित करना भी मुश्किल है कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक संबंधों का संजाल टाइप एक स्थिति आपके सामने होती है। तब आप क्या कर सकते हैं, आप कोरिलेशन, रिग्रेशन, पार्शियल कोरिलेशन, स्टैंडर्डाइज्ड बीटाज, टी टेस्ट, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल को मैंने अपने एक पुराने वीडियो में डिस्कस भी किया है। आप उसको देख सकते हैं अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करने वाले हो तो। कई बार आप चर राशियों के वेरिएबल्स के सेट्स के बीच की रिलेशनशिप्स का अध्ययन करना चाहते हैं,
तो वहाँ पर कैनोनिकल कोरिलेशन लगा। इस प्रकार से ये सिर्फ एक झलक है, किस-किस प्रकार की प्रणालियाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये स्लाइड उसकी झलक है। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, काई स्क्वायर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एसईएम, कैनोनिकल कोरिलेशन, आप डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन आप क्या करने वाले हैं, उसका ज़िक्र करना आवश्यक है। अवधारणाओं का माप। अब समाजशास्त्र में और मनोविज्ञान में और एंथ्रोपोलॉजी, इनमें एक समस्या ये आती है कि जिन चीज़ों को हम समझना चाहते हैं, उनको सीधे-सीधे मापन करना एक कठिन कार्य है। तो मापन के पैमाने तैयार करने पड़ते हैं और इस रिसर्च प्रपोजल में मापन के पैमानों के बारे में भी लिखना पड़ेगा कि आप अपने वेरिएबल्स को कैसे मेजर करेंगे, उनकी रिलायबिलिटी, उनकी शुद्धता, उनकी वैधता, इसको नापने के लिए आप क्या करने वाले हैं। और जैसे कि अगर शिक्षा, एक भागीदारी एक शब्द आया कि भागीदारी, ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी से उनका सशक्तिकरण होगा। तो भागीदारी को कैसे नापेंगे? क्या अ, प्रतिशत महिलाएँ जो ग्राम पंचायत में विभिन्न स्तरों पे हैं, जिला स्तर पे, पंचायत समिति के स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे या गाँव के स्तर पे या वार्ड्स के स्तर पे, तो वो काफ़ी है या कुछ और भी हमें तरीकों से देखना पड़ेगा? जैसे एक दूसरा एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था इस भागीदारी को देखने का कि जब मीटिंग्स होती हैं ग्राम पंचायत की, तो कितनी प्रतिशत महिलाएँ महिला सदस्य उसमें भाग लेती हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो आप अपने वेरिएबल्स को कैसे नापेंगे? शिक्षा में सुधार की बात है कि अगर आप एक ऐसी परिकल्पना बनाते हैं कि शिक्षा में सुधार के साथ महिलाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है, तो शिक्षा में सुधार का मापन कैसे होगा? भागीदारी के बढ़ने का मापन कैसे होगा? कई बार ये तो एक बहुत ही सामान्य सा वेरिएबल है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को आप कैसे मेज़र करेंगे? और जो जो भी आपके वेरिएबल्स हैं, जो चर राशियाँ हैं, उनका उनके कॉम्बिनेशन, जिसको फैक्टर एनालिसिस की भाषा में कई बार हम कहते हैं कि फॉर्मेटिव एंड रिफ्लेक्टिव फैक्टर्स। तो कुल मिला के कुल मिला के एक सामाजिक आर्थिक स्थिति का मापन हम कैसे करेंगे? अलग-अलग चीज़ें, शिक्षा का मापन ये एक बात हुई, व्यवसाय, आय, अ और असेट्स, इनका मापन की, और फिर एक कुल मिला के एक होलिस्टिक समग्र मापन सामाजिक आर्थिक स्थिति का हम कैसे कर सकते हैं? ये एक महत्वपूर्ण विषय है और ये रिसर्च प्रपोज़ल में आना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि आपके रिसर्च प्रपोज़ल में एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क अवश्य होना चाहिए, जो ये बताता है कि आपके मेन मुख्य-मुख्य वेरिएबल्स क्या हैं और उन वेरिएबल्स की आप किस-किस तरह के रिलेशनशिप्स उन वेरिएबल्स में देखते हैं, जो इस आपकी शोध का विषय है। जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ इस चित्र में दिखा रहा कि अ, एक्स, वाई, ज़ेड 3 वेरिएबल्स हैं। एक्चुअली आपके बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। सोशल साइंसेज़ में अक्सर बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। अब वो वेरिएबल्स में किस प्रकार के संबंध हैं, कौन-सा वेरिएबल किसको प्रभावित कर रहा है। ई एक कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसेस भी हो सकते हैं जो आपके सिस्टम, जिसको आप स्टडी कर रहे हैं एक्स, वाई, ज़ेड, उसके बाहर हैं। एक्सोजेनस वेरिएबल, और वो भी आपके सिस्टम को प्रभावित, तो सिस्टम में किस वेरिएबल को वो प्रभावित, ई जेड को प्रभावित करता है, ऐसे ये आप कहने की स्थिति में होने चाहिए। कहाँ पे संबंध, मात्र संबंध की बात आप कर सकते हैं, कहाँ पे संबंधों की दिशा भी दिखा सकते हैं। तो वेरिएबल्स, कौन-कौन से वेरिएबल्स शोध में सम्मिलित हैं, इसके साथ-साथ इन सारी चीज़ों का, और एरर टर्म्स या एक्सोजेनस फैक्टर्स, इन सब के बारे में बताना कंसेप्चुअल ये आप एक पैराग्राफ के माध्यम से भी कर सकते हैं, 1-2 पैराग्राफ के माध्यम से, और ये आप डायग्राम बना के जब दिखा देते हैं तो चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। और ये डायग्राम हमको ये भी बताता
कि किस तरह के विश्लेषणात्मक तरीकों का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। प्रकल्पना के बारे में बहुत कन्फ्यूजन है। प्रकल्पना कई प्रकार की हो सकती है। एक तो ये कि 2 वेरिएबल्स में कोई आपस में संबंध नहीं है। ये पुराना टाइप है। पुराने समय में परिकल्पना ऐसी ही लिखी जाती थी, उसको हम नल हाइपोथेसिस कहते थे। उससे बेहतर परिकल्पना वो होगी जिसमें हम ये बता सकें कि कौन वेरिएबल किसको प्रभावित करता है। कि जैसे स्टेटस ऑफ वीमेन इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी कम होती है, तो स्टेटस ऑफ वीमेन हमारी राय में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और फर्टिलिटी डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये भी यही नहीं कि उनमें आपस में कोई संबंध है, बल्कि हम ये भी बता पा रहे हैं कि किस वेरिएबल का क्या परिणाम, कौन सा परिणाम है और कौन सा कारण है। और भी अच्छा नल हाइपोथेसिस, और भी अच्छा हाइपोथेसिस होगा अगर आप ये बता सकें कि किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के घटने या बढ़ने का जो परिणाम होगा डिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो किस दिशा में होगा। तो स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट और वीक हाइपोथेसिस के हिसाब से मैंने कुछ उदाहरण के लिए ये परिकल्पनाएं लिखी हैं इस क्षेत्र में कि शिक्षा के सुधार के साथ ग्राम प्रधानों, पंचायत समिति के अध्यक्षों और जिला परिषद के अध्यक्षों में महिलाओं का प्रतिशत बढ़ता है। तो ये पहली वाली चीज, शिक्षा का सुधार, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये पार्टिसिपेशन डिपेंडेंट वेरिएबल है और शिक्षा के सुधार के साथ डिपेंडेंट वेरिएबल बढ़ता है। मतलब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कई बार हम ऐसे कहते हैं कि महिला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों के कार्यों के निर्वहन में प्रमुख समस्याएं उनकी सामाजिक स्थिति, धर्म, जाति, शिक्षा के स्तर, कार्य और व्यवसाय से प्रभावित होती है। खाली प्रभाव, लेकिन ये नहीं लिखा कि कौन कारण है और कौन परिणाम है। और ये वीक हाइपोथेसिस के ग्राम पंचायत के सचिवों में महिला सचिवों का प्रतिशत ग्राम की महिलाओं में साक्षरता दर के साथ संबंधित है। खाली संबंध, कोई दिशा नहीं है, कोई कार्य कारण की दिशा इसमें नहीं है। कौन सा कार्य है, कौन सा परिणाम है। तो ऐसे इसको इस रूप में भी हम परिकल्पनाओं को रखते हैं। तो परिकल्पनाएं नल हाइपोथेसिस के रूप में भी जो वीक कहलाती है कि संबंध नहीं है, या और अगर हम उसको रिजेक्ट करते हैं तो संबंध है। दूसरे कौन सा कार्य है, कौन सा कारण है। और तीसरे अ, अ, कौन सा कारण है और कौन सा परिणाम है। ज़्यादा अच्छा यही होगा कि मैं कहूँ कौन सा कारण है, कौन सा परिणाम है। और तीसरे वो कि हम ये भी बता सकें कि इस कारण का प्रभाव धनात्मक है या ऋणात्मक है, कितना प्रभाव है और धनात्मक है या ऋणात्मक है। तो परिकल्पनाएं इस रूप में भी रखी जा सकती है। उस प्रकार की परिकल्पनाओं को हम बेहतर या स्ट्रॉन्गर परिकल्पनाएं कह सकते हैं। फिर बजट, रिसर्च में कितना खर्चा आएगा, क्योंकि आपको पैसा चाहिए, रिसर्च करने के लिए पैसा चाहिए, आपको स्टाफ रखना पड़ सकता है। और अगर आप स्पॉन्सर्ड रिसर्च कर रहे हैं तो ज़रूर स्टाफ भी रखना पड़ेगा। रिसर्च एसोसिएट रखने पड़ेंगे, इन्वेस्टिगेटर्स रखने पड़ेंगे, फील्ड स्टाफ, कंप्यूटिंग, आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ सकता है। 1, 2, 3 जैसी रिसर्च है, इतने बड़े स्केल पे आप काम कर रहे हैं। और जो रिसर्च स्टाफ है उसको सैलरी देनी होगी, कितने दिनों के लिए आप अपॉइंट करेंगे, किस लेवल पे। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका विश्वविद्यालय कितनी सैलरी देने की अनुमति देता है, उसकी किस शिक्षा के लोगों को कितनी सैलरी दे सकते हैं, या आईसीएसआर की अपनी गाइडलाइंस हैं। बहुत सारे डोनर्स इस तरह के रेस्ट्रिक्शंस रखते हैं कि ग्रेजुएट को आप इतनी सैलरी दे सकते हैं अधिक से अधिक, पोस्ट ग्रेजुएट को इतनी, पीएचडी को इतनी, और उनके डेजिग्नेशन भी उसी के अनुरूप होते हैं। और कई डोनर्स इन चीज़ों पर बहुत इंसिस्ट नहीं करते, ये आपके हाथ में छोड़ देते। फिर क्या आपका अपना भी कोई ऑनरेडियम है उसमें? प्रायः ये होता है कि जो कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऑनरेडियम होता है, जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऑनरेडियम नहीं होता। फिर लैपटॉप खरीदना, स्कैनर, प्रिंटर, दूसरे इक्विपमेंट, प्रिंटिंग ऑफ क्वेश्चनेयर, कंटिजेंट,
इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खर्चे हो सकते हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की, या छोटे-छोटे खर्चे बीच में आ गए, जिसको हम कंटिंजेंसी कहते हैं, तो उसके लिए भी एक प्रावधान रखना पड़ता है कि भई, जो मैं उदाहरण के लिए कहा कि हमें 2 रिसर्च एसोसिएट रखने हैं, एक 4 महीने के लिए, दूसरा 9 महीने के लिए। रिसर्च एसोसिएट को ₹30,000 महीना देंगे, और अ अ अ, इस तरह से अ, ₹30,000 महीना अगर हम उनको देते हैं, तो कुल खर्चा ₹3,90,000 का आता है। इसी तरह से ऑनरेडियम, अगर हमारा कोई ऑनरेडियम हो सकता है हम उसमें ₹1,50,000 ऑनरेडियम चार्ज करना चाहें, तो वो भी जुड़ेगा। लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, इनका खर्चा भी जुड़ेगा। हम एक लम्प सम लिख सकते हैं कि ₹85,000 इसके लिए हमें चाहिए। पहले से देख लीजिए, थोड़ा-सा मार्केट सर्वे कर लीजिए, आप किस तरह का लैपटॉप लेना चाहते हैं, 1 लेना चाहते हैं, 2 लेना चाहते हैं, उसी तरह से खर्चा यहाँ पे दिखाना होगा। फिर कितनी अप्रत्याशित या अचानक आने वाले खर्चों के लिए ₹50,000, जो जो आप उचित आपको लगता हो। इसके अलावा जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशंस आपसे कुछ ओवरहेड चार्ज करते हैं, क्योंकि आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। अ, आप मुख्य रूप से तो उस संस्थान के लिए या विश्वविद्यालय के लिए समर्पित हैं, तो आपको कुछ ओवरहेड देना होगा, फिर कुछ सर्विस चार्जेज़ भी होंगे, तो उनको सारे खर्चों को मिला के एक ग्रांड टोटल कि इतना खर्चा आएगा। अ, कई बार कई डोनर्स ये जानना चाहते हैं कि जैसे एनएफएचएस में भी है कि कुल मिला के आपका कॉस्ट पर इंटरव्यू शेड्यूल कितनी आती है। ये ध्यान रखें कि इसको अ, बजट प्रपोज़ल को बनाने से पहले आप अपने अकाउंटेंट्स या जो आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, उसको कंसल्ट करें। क्योंकि आखिर में ये ऐसा नहीं है कि अगर आपको 20% ओवरहेड जोड़ना है, तो जो आपके खर्चे आए उसमें 20% बढ़ा दीजिए। नहीं, जो आप को पैसा मिलने वाला है, उसका 20% विश्वविद्यालय लेगा या इंस्टीट्यूट लेगा। तो इसलिए आपको थोड़ा-सा अलग किस्म से वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आपके जो अकाउंटेंट्स हैं, जो आपके क्लर्क्स हैं, जो स्टाफ है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, वो आपको बता देगा, और उस तरह से आप अपना अ अ, कितने आपको खर्चे की ज़रूरत होगी, वो आप सारी चीज़ उसमें सैलरी शामिल है स्टाफ की, उसमें इक्विपमेंट शामिल हैं, उसमें अगर आपका कोई ऑनरेडियम वो भी शामिल है, और कंटीजेंसी भी शामिल है, ओवरहेड भी है, सर्विस चार्जेज़ भी है। जो आप कहने का मतलब ये है कि इस ये मैंने स्लाइड इसलिए दिखाई कि ये कितना पैसा आपको चाहिए, ये भी रिसर्च प्रपोज़ल का हिस्सा है। और इसको आप अपने अकाउंटेंट के साथ बैठ के इसका प्लान, कई बार पीएचडी स्टूडेंट भी कुछ स्पेसिफिक कार्यों के लिए, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने फील्ड वर्क के लिए पैसा माँगा कुछ डोनर से, तो उनको बताना पड़ता है कि फील्ड वर्क कितना लंबा होगा, क्या हम खुद डेटा कलेक्ट करेंगे या और 1-2 स्टाफ भी रखेंगे, ट्रैवल में कितना खर्चा होगा, सैलरी में कितना खर्चा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ इस स्लाइड को बनाते समय मैंने ट्रैवल नहीं लिखा, लेकिन वो ट्रैवल भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। ज़्यादातर रिसर्च चीज़ में ट्रैवल सम्मिलित हो सकता है, तो ट्रैवल का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा। फिर एक कुल मिला के इस रिसर्च में कितना समय लगेगा, और इतना ही नहीं कि कितना, ये कहना मात्र पर्याप्त नहीं है कि इसमें 2.5 साल लगेंगे या 3 साल लगेंगे या 2 साल लगेंगे, बल्कि उस समय का बँटवारा कैसे होगा? कितना जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे इस स्लाइड में प्रिपरेशन ऑफ थीसिस प्रपोज़ल, प्रेजेंटेशन ऑफ थीसिस, तो वो सबमिशन ऑफ थीसिस, डेटा कलेक्शन, ये सारी डेटा एनालिसिस, ये कब से कब तक होंगी, कुल इनमें कितना समय लगेगा, ये आप इसको कहते हैं गैंट चार्ट। ये मैनेजमेंट का टूल है गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट की मदद से आप ये बता सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपको गैंट चार्ट दिखाया, इसमें एक एक्टिविटी खत्म हुई और दूसरी शुरू हुई। कई बार एक ही समय पे 2 या अधिक एक्टिविटीज़ भी चल रही होती हैं, और
गैंट चार्ट में उस बात को दिखाया जाना चाहिए, ओवरलैपिंग, कि किसी पीरियड में आप हो सकता है कि डेटा कलेक्शन भी चल रहा हो और डेटा एंट्री भी चल रही हो, तो एक ही पीरियड में ये काम हो रहे हों, तो वो ओवरलैप गैंट चार्ट में उसी के हिसाब से दिखाया जा सकता है। फिर रेफरेंसेस, यस, रेफरेंसेस आर इम्पोर्टेंट। और इसमें एक समस्या आती है कि अ, जो रेफरेंसेस हमने पढ़े नहीं हैं, पहली बात उनका कैसे, जहाँ तक हो सके उनका प्रयोग ना करें, लेकिन कर भी सकते हैं। और उसमें हमें कहना चाहिए कि जैसे मैंने एक उदाहरण दिया है कि शर्मा केएल कोटेड इन, तो ओरिजिनल रेफरेंस शर्मा केएल का है, लेकिन किस किताब या किसके आर्टिकल में ये हमें इसका उल्लेख मिला या कोई कोटेशन मिली, तो कोटेड इन करके हम उसका रेफरेंस दे सकते हैं। इंटरनेट में सोर्सेज कैसे देने हैं, उसका भी एक तरीका है। हाँ, जो चीज़ें सर्वविदित हैं, सर्वमान्य हैं, उनके लिए किसी रेफरेंस को देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें सबको पता है, जैसे आप अगर ये एक वाक्य लिख रहे हैं कि भारत एक विशाल देश है, या अ, भारत कृषि प्रधान देश है, तो इसके लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। कई बार लोग ऐसी चीज़ों के लिए भी रेफरेंसेस दे देते हैं कि अ, जिनकी आवश्यकता ही नहीं है। या मैं कहूँ कि भारत की जो जनसंख्या है, विश्व की जनसंख्या का 17-18% है। 17% की अब शायद 18% हो गई लगभग, और केवल 2% भूभाग दुनिया का भारत में आता है। तो ये इसके लिए कोई रेफ़रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। अ, बहुत से लोग हर चीज़ का रेफ़रेंस देना चाहते हैं, ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि संदर्भ सूची तैयार करनी पड़ेगी, जिसमें जो आपने पढ़ी हुई बातें हैं, वो कहाँ से पढ़ी हैं, जो आपने देख लिया है, आपने रिसर्च प्रपोज़ल बनाते समय जिन थ्योरीज़ का ज़िक्र किया है, और जो आपके मापन की पद्धतियाँ हैं, जो आपके विश्लेषण की पद्धतियाँ हैं, कौन कौन-सी चीज़ें परंपरा से उन चीज़ों के लिए अ, उपयोग में लाई जाती हैं, क्या आप कुछ नया कर रहे हैं, कोई नई थ्योरी लगा रहे हैं, या कोई नए किस्म का मापन कर रहे हैं, उसकी शुद्धता और वैधता की जाँच आपने कर ली है, कैसे करेंगे? कर ली है या कैसे करेंगे? और अ, किस तरह के किस तरह की सांख्यिकीय प्रणालियों का आप इस्तेमाल करें, सारी चीज़ें इनके, तो ये जहाँ से आप सीखते हैं अपने रिसर्च में प्रयोग में लाने के लिए, उनकी एक संदर्भ सूची तैयार करनी होती है, और वो संदर्भ सूची अंत में दी जाती है। मैंने पुरानी स्लाइड में कहा कि कई बार आप ऐसे संदर्भ भी देना चाहते हैं जो आपने सीधे-सीधे नहीं पढ़े, कहीं और उनका उल्लेख हुआ था वो, तो उनको एक ख़ास तरह से देना पड़ेगा। कोटेड इन लिख के आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। अन्य चीज़ों को निश्चित और स्वीकृत नियमों के अनुसार एक कंसिस्टेंट और प्रॉपर फॉर्मेट में, जब आप आर्टिकल छपने भेजेंगे जर्नल्स में, तो हर एक जर्नल का अपना एक फॉर्मेट होता है, उसके हिसाब से आपको कंसिस्टेंटली रेफरेंसेस अरेंज करने पड़ेंगे। रिसर्च प्रपोजल्स में प्राय ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उनको एक कंसिस्टेंट तरीके से, ताकि आपका इम्प्रेशन सही पड़े, अच्छे इम्प्रेशन छोड़ने के लिए एक प्रॉपर और कंसिस्टेंट फॉर्मेट, एमएलए स्टाइल, ये जो भी आप स्टाइल इस्तेमाल करते हो, उसको कंसिस्टेंट तरीके से इस्तेमाल करते हुए प्रपोज़ल बनाएँ। फिर आजकल ये भी आवश्यक है कि मानव विषयों पर रिसर्च करने के लिए कुछ एथिक्स हैं, कुछ नैतिक मुद्दे हैं। यहाँ मैंने 2-3 मुद्दे ऐसे लिखे हुए हैं कि उत्तर देने, पात्र बनने के लिए उत्तरदाताओं पर ज़ोर न डालें। दूसर दूसरी चीज़ है कि रिसर्च में दूसरों के योगदान को स्वीकार करें। आपने जो सिद्धांत आपके जो सिद्धांत हैं, आपने जिस तरह से मापन किया है, जैसे शुद्धता और वैधता का मापन किया है, और जिन प्रणालियों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में आप
स्वीकार करें कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ से सीखी है। किसी भी स्तर पर ऐसे तरीकों को ना अपनाएं जिन्हें छुपाना पड़े। रिसर्च में सब कुछ ट्रांसपेरेंट, डेटा कैसे कलेक्ट हुआ और कितने इन्वेस्टिगेटर थे, सैंपल कहाँ-कहाँ है। आजकल तो बहुत सारे जर्नल्स आपका आर्टिकल छापने से पहले ओरिजिनल डेटा माँगने लगे हैं, तो आपको डेटा की क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए और डेटा को कम से कम 4-5 साल तक सुरक्षित रखना चाहिए। आपके शोधकर्ताओं, अगर आप फैकल्टी मेंबर हैं, तो आपके शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों का आर्थिक, भावनात्मक और यौन शोषण ना हो, ये एक उदाहरण है। इसके जब अगर मैं किसी डोनर से पैसा लेना चाहता हूँ रिसर्च के लिए, तो मैं डोनर की वेबसाइट पे जाके देख सकता हूँ कि किस-किस तरह के एथिकल इश्यूज़ को वो अ, उनके कंसर्न के इश्यूज़ हैं। हर जर्नल या जो प्रोफ़ेशनल एसोसिएशंस हैं, वो भी अपने एथिक्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो जर्नल्स हों, प्रोफ़ेशनल एसोसिएशंस हों या जो डोनर्स हैं, उनके वेबसाइट पे जाके आप देख लीजिए कि रिसर्च के एथिक्स क्या हैं और नहीं तो अ, अगर कोई आप बड़ी रिसर्च कर रहे हैं और किसी ऐसे डोनर से पैसा चाहते हैं जो एथिक्स के बारे में बहुत क्लियरली कुछ नहीं कहता, तो एथिकल रिव्यू बोर्ड्स भी होते हैं कुछ इंडिपेंडेंट एथिकल रिव्यू बोर्ड्स जो इसके लिए अप्रूव्ड हैं, उनका एथिकल क्लीयरेंस लेना आवश्यक है और आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल में ये भी लिखें। अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हैं, तो आप लिखेंगे कि आपने अपने विश्वविद्यालय से एथिकल अप्रूवल प्राप्त कर लिया है और किसी समुदाय का, किसी व्यक्ति का कोई अहित ना हो। ये एक बड़ा एथिकल इश्यू है कि आपकी रिसर्च से किसी मनुष्य जाति को, मनुष्य के किसी समुदाय को, किसी वर्ग विशेष को या किसी व्यक्तिगत तौर पे किसी व्यक्ति को भी कोई उससे नुकसान, कोई अहित उसका ना होने वाला हो। ऐसा आपने एंश्योर किया है। तो उसके बारे में आप अपने रिसर्च प्रपोज़ल में तो रिसर्च प्रपोज़ल का मतलब खाली यही नहीं है कि मैं ये रिसर्च करना चाहता हूँ और इसमें इतना पैसा लगेगा। नहीं, सारी चीज़ें कैसे करेंगे, क्या सिद्धांत होंगे, क्या प्रणाली होंगी, क्या विधियाँ होंगी और एथिकल इश्यूज़ हैं, क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चनेयर बना रहे हैं, कहीं से आपने आइटम्स की डेफिनिशंस लिए, सेंसस सेंसस ऑफ इंडिया से आपने लिया, तो उसको एक्नॉलेज करिए कि ये मैंने माइग्रेशन की डेफिनिशन सेंसस से ली है। अगर आपने डोमेस्टिक वायलेंस की डेफिनिशन एनएफएचएस से ली है, तो उसको एक्नॉलेज करिए, स्वीकार करिए कि आपने डोमेस्टिक वायलेंस बल्कि इससे आपकी रिसर्च का महत्व भी बढ़ता है। अगर आप कहते हैं कि आपने बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से सोच-विचार के चीज़ अपने वेरिएबल्स का मेज़रमेंट किया है और साहित्य में ऐसा हुआ है या उससे आप बेहतर करने की कोशिश करें। आप कहें कि एनएफएचएस में डोमेस्टिक वायलेंस इस तरह से डिफ़ाइन हुई थी, लेकिन मैं अपनी इस रिसर्च में थोड़ा-सा और उसको इम्प्रूव करके, उन डेफिनिशंस को इम्प्रूव करके इस तरह से काम करना चाहता हूँ, चाहती हूँ। तो और अच्छी बात है। देखिए, रिसर्च प्रपोज़ल 2 आधारों पर प्रायः रिजेक्ट होते हैं। एक तो प्रॉब्लम अनइंटरेस्टिंग हो अ, या उसमें टेक्निकल खामियाँ हों। ये टेक्निकल में लैक ऑफ क्लैरिटी, इनकंसिस्टेंसीज़ बिटवीन कंसेप्चुअल फ्रेम ऑब्जेक्टिव्स कुछ कह रहे हैं, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप डायग्राम में कुछ दिखा रहे हैं, मेथोडोलॉजी उसके लिए सूटेबल है, नहीं है और क्या जिस तरह के इन्फरेंसेस आप ड्रॉ कर रहे हैं, उस कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के साथ तर्कसंगत हैं और क्या आपका एनालिटिकल प्लान इन सब में एक किस्म का तारतम्य है या नहीं? तो अगर उनमें कोई तारतम्य नहीं है, जैसे आप मान लो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में दिखा रहे हैं कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो और दूसरे 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल से प्रभावित हो रहा है। लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे मल्टीपल रिग्रेशन लगेगा। लेकिन अगर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी आपस में कोरिलेटेड हैं, तो फिर कुछ और टेक्निक लगेगी। हो सकता है पाथ एनालिसिस लगाना पड़े, हो सकता है कि पार्शियल कोरिलेशंस निकालने पड़े। तो
क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं, और क्या मेथोडोलॉजी है, सैंपल डिजाइन, सैंपल साइज, ये सारी चीज़ें इनका जो तारतम्य है वो ये सब टेक्निकल इश्यूज हैं। अगर वो तारतम्य उसको नहीं दिखाई देगा तो डोनर आपके रिसर्च प्रपोजल को रिजेक्ट कर सकता है। कई बार रिसर्च प्रपोजल छोटी-मोटी चीज़ों के लिए भी रिजेक्ट हो जाते हैं। पुअर लैंग्वेज, अंग्रेजी हमारी मातृभाषा नहीं है और खराब अंग्रेजी में लिखने से बड़ा खराब इम्प्रेशन छोड़ सकता है आपका प्रपोजल और रिजेक्ट हो सकता है। तो थोड़ा-सा अंग्रेजी पे भी ध्यान दीजिए, अगर अंग्रेजी में आप लिख रहे हैं। अगर आपकी अंग्रेजी उतनी अच्छी नहीं है तो प्लीज़ इसे एडिट करा लीजिए। और कॉस्ट के आधार पे भी रिजेक्ट हो सकता है। तो एक एक है टेक्निकल साइड, एक है फाइनेंशियल साइड। तो टेक्निकल साइड मैं आपको बताऊँ कि आजकल कई डोनर्स अगर उन्होंने 3-4 एजेंसीज़ के प्रपोज़ल्स एक्सेप्ट कर लिए टेक्निकल ग्राउंड पे, तो उसके बाद वो कॉस्ट देखते हैं और कॉस्ट का देखने का एक तरीका, मात्र तरीका नहीं, एक तरीका ये भी हो सकता है कि एक इंटरव्यू पर कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जिस टेक्निकली अगर सब इक्वली क्वालिफाइड हैं तो फिर कॉस्ट के आस्पेक्ट पे कुछ प्रपोजल्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकते हैं। और अंत में लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी, आपकी अपनी विश्वसनीयता, आपकी यूनिवर्सिटी की विश्वसनीयता। विश्वसनीयता आजकल एक बड़ी चीज़ है और donors, increasing number of donors, they are looking at credibility of yours and credibility to your आपकी बैकग्राउंड, आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, आपने पास्ट में क्या-क्या रिसर्चेज़ की हुई हैं, उनका रिसर्चेज़ के परिणामों का प्रकाशन कहाँ-कहाँ, किन जर्नल बुक्स में हुआ, किस किसने आपसे रिसर्च कराई, और वो कितनी उपयोगी साबित हुई, उनमें कोई कंट्रोवर्सी तो नहीं निकल के आई। ये सारी चीज़ें हैं जिनके आधार पे प्रपोज़ल्स एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो सकते हैं। लेकिन मेनली एक तो सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा टेक्निकल साइड पे और उसके बाद कॉस्टिंग। कॉस्टिंग इन 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अ, भाषा भाषा तो इम्पोर्टेंट है ही, और अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी विश्वसनीयता, अपनी और अपने विश्वविद्यालय या अपने संस्थान की विश्वसनीयता बनाए रखें, तो ये आगे चल के लाभ देती है और आगे चल के आपको प्रपोज़ल में एक्सेप्ट कराने में या रिसर्च ग्रांट्स लेने में ये मदद कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ मैंने रिसर्च प्रपोज़ल के बारे में कुछ बातें रखी हैं। रिसर्च प्रपोज़ल, मैं ये कहना चाह रहा था कि रिसर्च प्रपोज़ल में आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली लिखे हों। स्टार्ट तो प्रॉब्लम से ही होगा, तो किसी क्षेत्र, लेकिन आप क्षेत्र विशेष में जो समस्या आप जिसका अध्ययन करना चाहते हैं, उसकी सारी एस्पेक्ट नहीं आप एग्ज़ामिन कर सकते। सारी चीज़ों पे स्टडी नहीं कर सकते, तो आपको बताना पड़ेगा कि इस समस्या के ये डायमेंशन्स हैं, वो आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हर एक ऑब्जेक्टिव को हर एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न आप अपने अध्ययन में उठा रहे हैं, वो शोध प्रश्न हो गए। और अगर आप साइंटिफिक डिज़ाइन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ परिकल्पनाएँ होंगी और उन एक प्रश्न के साथ 1, 2, 3 या अधिक भी परिकल्पनाएँ हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं है, जो मैं कॉमनली देखता हूँ कि जितने ऑब्जेक्टिव उतने ही रिसर्च क्वेश्चंस और उतनी परिकल्पनाएँ या उतनी ही हाइपोथेसिस नहीं, एक-एक ऑब्जेक्टिव के लिए 2 या अधिक प्रश्न अ, उत्तरित होने आवश्यक हैं कई बार। तो वो परिकल्पना की कोई सीमा नहीं है। लेकिन मैं कहूँगा कि परिकल्पना इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। मैंने 1-2 थीसिस या 1-2 रिसर्चेज़ में देखा है कि 100 परिकल्पनाएँ तक अ, वो हो क्या रहा था कि वो जितने भी टी टेस्ट रिलेशनशिप्स के लगा रहा था, तो वो कैंडिडेट उन सब के अगेंस्ट एक परिकल्पना है। परिकल्पनाएँ वो प्रमुख परिकल्पनाएँ होनी चाहिए जो आपकी थीसिस की आत्मा से संबंधित है।
हर टी टेस्ट पे एक परिकल्पना देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर नैतिक मुद्दे हैं, फिर आप रेफ़रेंसेस हैं, वो रेफ़रेंसेस जो आपने नहीं पढ़े, उनको देना एक तरह से अनैतिक बात है, अमर्यादित बात है। लेकिन उनको देने का एक तरीका है। तो मैंने पहले वो स्लाइड दिखाई कि अगर ऐसे कुछ रेफ़रेंस देने हो तो कोटेड इन आपने कहाँ पढ़ा, अगर आप उसका उल्लेख कर देते हैं, तो फिर आप पे कोई आप नैतिक आलोचना का विषय नहीं बनते। और फिर रेफ़रेंसेस की कंप्लीट लिस्ट एक निश्चित फ़ॉर्मेट में, जो भी आप फ़ॉर्मेट या कोई आपकी यूनिवर्सिटी का कोई अप्रूव्ड फ़ॉर्मेट हो, या आप कोई इंटरनेशनल कोई स्टैंडर्ड फ़ॉलो करें। तो और नैतिक मुद्दों के लिए आप देखें कि डोनर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जर्नल्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके विषय में जो प्रोफ़ेशनल एसोसिएशंस हैं, वो क्या कहती हैं, आईसीएसआर क्या कहता है, सोशल साइंस में आईसीएसआर क्या कहता है, यूजीसी क्या कहते हैं। तो उन सब चीज़ों को, क्योंकि हम मानव पर शोध करते हैं, तो किसी प्रकार से मानव का अहित ना हो। और मानव एक यूनिवर्सल सेंस में ही नहीं, बल्कि किसी समुदाय का भी हित ना हो, और किसी व्यक्ति विशेष का भी कोई अहित ना हो, जिनसे आप आंकड़े प्राप्त कर रहे हैं उनका अहित ना हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएं और बताएं कि कितना समय लगेगा, कितना खर्चा आएगा। ये सारी चीज़ें मिला के रिसर्च प्रपोजल का हिस्सा बनती हैं, और इस तरह से आपका रिसर्च प्रपोजल तैयार होता है। मुझे लगता है कि इस चर्चा में मैंने कई सारी बातें रखी, उदाहरण भी दिए, तो उनमें से 1-2 बातें ज़रूर आपके काम की रही होंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।